है ऐसा कि भर्ती हो जाएगी, तो विज्ञापन निकल सकता है। मान लीजिए अगर जल्दी एग्जाम होता है, कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी एग्जाम अगर हो जाता है तो फिर थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे अभी 3 घंटे क्लासेस चल रही हैं तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे आप लोग, आप लोगों के लिए ही कर रहेंगे ऐसा करेंगे तो, क्योंकि फिर वो 2-3 महीने में अगर आप 3-3 घंटे में सिलेबस को पूरा करेंगे तो फिर वो आधा अधूरा सिलेबस हो पाएगा। तो ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी, थोड़ा सा आप लोग को भी मैनेज करना पड़ेगा संस्थान के साथ में। सिलेबस अच्छी से करेंगे और जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसी में से चीजें मिलेंगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हर विषय में मिलेगा आपको, केवल मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, हर विषय में चीजें आपको क्लास नोट से ही, मतलब क्लासरूम से ही मिल जाएगी। थोड़ा सा लेकिन अगर विज्ञापन जारी होता है, जैसा कि लग रहा है, उम्मीद कि जल्दी एग्जाम होगा, कल की घोषणा के बाद तो लग ही रहा है कि जल्दी हो सकता है एग्जाम, तैयार रहेंगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, 33,000 पद बोल रहे हैं, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी वापस से नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो 40,000 और बचेंगे, उसमें देख लेंगे। विज्ञापन जारी करने के 1.5 महीने बाद 1 महीने बाद एग्जाम ले लेता है, व्यापम का जनरली ऐसा ही रहा है। नहीं, जैसे अभी ये विज्ञापन जारी करके बता देंगे, एक शिक्षा जो विभाग है वहां से एक विज्ञापन जारी हो जाएगा कितने रिक्त पद हैं, फिर विज्ञापन जारी करेगा व्यापम, एग्जाम कब लेगा, क्या सिलेबस होगा, ये पूरा का पूरा व्यापम जो है जारी कर देगा। लेना चाहिए, सीजी टेट का एग्जाम होना चाहिए, देखो होना चाहिए, और पहले लेगा ही, सीजी टेट का एग्जाम पहले लेगा ही, जहां तक संभव है। बिना सीजी टेट लिए सीधे शिक्षक भर्ती लेना थोड़ा सा सही काम भी नहीं है। तो उम्मीद तो पूरी है कि पहले सीजी टेट लेगा, जैसा कि लास्ट टाइम भी किया था। अभी जो 10 जून को एग्जाम हुआ था उससे पहले ले लिया था, वो सीजी टेट ले लिया था, तो उम्मीद तो पूरी है। साल भर में 2 बार जनरली लेता था पहले तो, अभी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ऐसा चांस है कि दबाव बनेगा, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला उससे पहले एक बार तो लेना चाहिए इसको, सीजी टेट लेना चाहिए इसको। बाकी देखिए क्या होता है, कैसा होता है, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब दिख रहा है कि अगले 5-6 महीने में कुछ ना कुछ हो जाएगा इसका। चलिए, कल देखे थे संख्या के बारे में, चलिए पढ़ लीजिए। संख्या के बारे में समझे थे कल, संख्या क्या होती है, संख्या का क्लासिफिकेशन देखे थे आप। एक एक संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले, कुछ प्रश्न मिलते हैं आपको, ये आपको गणित का पेडागोजी में भी बहुत हेल्प करेगा। ये स्टेटमेंट वाले कुछ प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को भी आज डील करेंगे, देख सकते हैं ये कुछ प्रश्न है स्टेटमेंट वाले, इन प्रश्नों को भी आज डील करेंगे, जिससे संख्या के बारे में आपकी समझ और बढ़ेगी। तो कल बताया था संख्या क्या होती है, याद है ना? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। उसके बाद जो मेन मुद्दे की बात थी, संख्या 2 प्रकार की थी, एक बार लिख रहा हूं मैं, एक एक करके फिर सारी संख्याओं को समझेंगे। तो संख्या 2 प्रकार की थी, एक थी वास्तविक संख्या और दूसरी थी काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, आपको मैंने समझाया था कि काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है, ना तो सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम में है, ना ही सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में है। फिर भी काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग ना हो, जो केवल कल्पना में हो। कैसे पहचानते हैं? तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। देखा जाए तो आई के रूप में भी इनको लिखा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं है। सिलेबस में आपके केवल और केवल वास्तविक संख्या ही है, तो जो भी पढ़ेंगे वो सब क्या है? वास्तविक है। तो काल्पनिक के बारे में केवल इतनी जानकारी रखिए अपने पास में कि वर्गमूल के अंदर में नेगेटिव नंबर में अगर कोई संख्या है तो उसको बोलेंगे काल्पनिक। वर्गमूल -2 ये क्या है? काल्पनिक। -2 काल्पनिक नहीं है ना, वर्गमूल के अंदर -2 ये क्या है? काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर -3, वर्गमूल के अंदर -4 ये संख्याएं काल्पनिक हैं। -2 काल्पनिक नहीं है भाई, वर्गमूल 2 भी काल्पनिक नहीं है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्याएं अगर हैं, इसको बोलेंगे आप काल्पनिक, ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की थी, लिखवाया था कल, एक थी परिमेय संख्या और दूसरी थी अपरिमेय संख्या।
रैशनल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या की अगर आप परिभाषा बनाना चाहें तो आप क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी, वास्तविक कहलाएगी। तो वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आएगी या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय होगी, कोई और संख्या आपके सिलेबस में आएगी ही नहीं। काल्पनिक है नहीं आपके सिलेबस में, कल भी मैंने समझाया था, केवल और केवल वास्तविक है, और वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्याएं आएंगी या तो वो परिमेय होंगी या तो वो अपरिमेय। मैक्सिमम संख्याएं क्या होंगी, परिमेय। मैक्सिमम संख्याएं 90-95% संख्याएं क्या होंगी, परिमेय होंगी, जो आपको आपके सिलेबस में आगे चलकर दिखाई देंगी। इसके बाद आपने देखा था परिमेय संख्या तीन प्रकार की। पहली थी प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, दूसरी थी पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, और तीसरी थी पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर। तीन प्रकार की संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या को आगे क्लासिफाई किए थे तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की थी, एक थी समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या मतलब इवन नेचुरल नंबर, और दूसरी थी विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या मतलब ऑड नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्या को क्लासिफाई किए थे, पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की थी, एक थी ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरी थी शून्य पूर्णांक, और तीसरी थी धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये था संख्या का क्लासिफिकेशन, संख्या का वर्गीकरण। यहां तक कल पढ़ा दिया था। तो संख्या की परिभाषा लिखवाया था, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनका उपयोग मापने में मतलब मेजरमेंट में, गिनने में मतलब काउंटिंग में, इत्यादि चीजों में किया जाता है। उसके बाद संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक सिलेबस में नहीं है, फिर भी पहचान जाएंगे आप काल्पनिक को। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत दो प्रकार की, सम और विषम। सम प्राकृत मतलब जो सम सुनते आए हैं बचपन से, विषम प्राकृत मतलब विषम। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। इसके अलावा दो संख्याएं और देखेंगे, बोला था, एक थी भाज्य, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और दूसरी है अभाज्य। अभाज्य का मतलब हो जाएगा प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य, इसका तो बहुत यूज होगा। चलो एक एक करके संख्याओं को लिखो और उन पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी डील करेंगे। सबसे पहली संख्या लिखिए प्राकृत संख्या। सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इस पे एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको देखेंगे फिर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट होती है ये? 1 से। लिखिए, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। गिनने के काम में आने का मतलब काउंटिंग में जो यूज होती हैं उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब एक बात समझो, गिनने के काम में आ रही हैं, काउंटिंग के काम में आ रही, तो स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से होंगी। किसी भी वस्तु को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे। जैसे चेयर्स को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आगे जाएंगे आप। जैसे विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 से करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे चलेंगे आप। लड़कों की संख्या हो, लड़कियों की संख्या हो, कहने का मतलब वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। आप ऐसा नहीं बोलेंगे 0 चेयर है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे 0 लड़के हैं, 0 लड़कियां हैं।
या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर है तो कहां से स्टार्ट होगी? एक से। समझ आ रहा है? काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? एक से, क्योंकि वस्तु या तो मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर वस्तु मेरे पास है मतलब वो कहां से स्टार्ट होगी? एक से। तो काउंटिंग हमेशा एक से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगी कहां तक? अनंत तक। समझ आ रहा है? अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से स्टार्ट होंगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक। एक बात और ध्यान रखेंगे, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इस प्रकार से, ये देखिए, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि बोल क्या रहा हूं, जो गिनने के काम में आती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, और गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का कोई यूज नहीं होता है। चेयर्स को ही काउंट करेंगे तो 2.5 चेयर्स नहीं बोलेंगे आप। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करेंगे तो 3.46 विद्यार्थी नहीं बोलेंगे आप। लड़कों की संख्या को काउंट करेंगे तो 6.256 लड़के नहीं बोलेंगे आप। तो काउंटिंग में कभी भी दशमलव वाली संख्याएं यूज नहीं होंगी। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्याओं में ये संख्याएं कभी यूज नहीं होंगी। 1 2 3 4 ऐसे आगे चलते जाएगा, कहां तक जाएगा? अनंत तक। ये होती है प्राकृत संख्या। पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1। 10वीं प्राकृत संख्या क्या होगी? 10। 50वीं प्राकृत संख्या 50। अगर मैं बोला प्रथम 40 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 40, तो कहां से कहां तक? 1 से 40 तक। समझ आ रहा है? औसत में ऐसे प्रश्न आएंगे, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं, 1 से लेके कहां तक? 20 तक। समझ आया? तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, स्टार्ट होंगी 1 से। दशमलव वाली संख्याएं इनमें शामिल नहीं होंगी। चलिए एक प्रश्न सॉल्व करिए। यह है प्राकृत संख्या का एक प्रश्न। चलिए खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ये कुछ कथन हैं, आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। इंग्लिश में किसी को सुनना है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करना। मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। कौन सा या कौन से? एक से अधिक भी सत्य हो सकता है। कौन सा या कौन से कथन सत्य है? केवल एक। सोचिए, अच्छा प्रश्न है। जितनी जानकारी अभी तक आपको बताया हूं मैं प्राकृत संख्या के संबंध में, ऑनलाइन में बताओ भाई जल्दी से। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करना। ऐसा नहीं कि आज मेरी पहली क्लास है, पहली क्लास ही है ये मेरी भी आज। कल तो मैं केवल सिलेबस पे ही बात किया था। तो ऐसा नहीं कि मेरी पहली क्लास है तो मैं आज बैठूंगा बस। मैं आज प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली क्लास ही है मेरी भी, मान के चलिए, क्योंकि कल तो पूरा सिलेबस पे ही बात किया था मैं। ऑनलाइन में बताओ भाई जल्दी से। कमेंट वमेंट का ऑप्शन होगा, देखो कमेंट करो भाई। क्या लग रहा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए आएगा? किसी का भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? डी आ रहा है क्या? सभी सत्य हैं। चलो, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। करता है कि नहीं करता है? एक होता है। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी भाई। न्यूनतम प्राकृत संख्या एक। चेयर को काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 से करेंगे। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या तो हमेशा अस्तित्व में रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। क्या होती है बताओ मेरे को? अधिकतम प्राकृत संख्या क्या होती है? वो कोई नंबर ही नहीं है। अनंत का मतलब क्या? जहां तक मेरी पहुंच ही ना हो उसको मैं अनंत लिख देता हूं। अनंत कोई नंबर थोड़ी है। जहां तक मेरी पहुंच ही ना हो उसी को क्या बोलते हैं? अनंत।
चलो 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, बताओ कहां तक पहुंचूंगा मैं इधर। 100 के आगे 1000 भी आएगा, 1000 के आगे लाख आएगा, लाख के आगे करोड़, करोड़ के आगे अरब, अरब के आगे खरब। कभी एंड छोर पे पहुंच पाओगे क्या आप? पूरा जीवन भी लगा दो काउंटिंग में ही, तो भी आप अंतिम छोर पे नहीं पहुंच पाओगे, अपने जीवन के अंतिम छोर पे पहुंच जाओगे आप। लेकिन प्राकृत संख्या के अंतिम छोर पे आप नहीं पहुंच पाओगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, ये कथन क्या है? गलत है। क्या होती है पता ही नहीं मेरे को। इधर का छोर तो एक है, इधर का छोर क्या होगा मेरे को पता ही नहीं। अनंत का मतलब कोई नंबर थोड़ी है, अनंत मतलब जहां तक मेरी पहुंची नहीं है उसी को बोलते हैं अनंत। तो अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। गलत है। क्यों गलत है? दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 10 11, कोई भी दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या उठा लो आप, कोई भी दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या उठा लो। ये है दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ये है दो क्रमागत प्राकृत संख्या। तो ये संख्याएं क्या हैं? दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या उठा लो अपने मन से आप, 1 और 2, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से होनी चाहिए। तो दो ठो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य में कोई प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं होगी। 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती। दशमलव वाली संख्याएं तो शामिल होती नहीं है। 10 और 11, 5 और 6, कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, उन दोनों के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, केवल कथन एक जो है ये सत्य होगा। बन जाएगा? समझ आ रहा सेकंड और थर्ड क्यों गलत हुआ है? इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, जहां तक मेरी पहुंची नहीं है उसी को मैं इनफाइनाइट लिख देता हूं। तो अनंत कोई नंबर नहीं है। तो अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत है ये। दो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। इतनी जानकारी आपको प्राकृत संख्या के संदर्भ में ध्यान रखनी है। बन जाएगा? तो क्या क्या जानकारी हुई एक बार देख लीजिए। वे प्राकृत मतलब वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी। स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से। पहली प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दशमलव वाली संख्याएं इनमें शामिल नहीं होंगी। न्यूनतम प्राकृत संख्या होती है, अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में नहीं रहती है। क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, इसीलिए दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। बन जाएगा? ये मिल जाएगा आपको पीपीटी पूरा, उसका चिंता मत करो। बाकी ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये परमानेंट याद रहेगा यार, भूलने वाली बात ही नहीं है। बढ़े आगे, अगला लिखिए पूर्ण संख्या। ऑनलाइन वाले कमेंट करना भाई, देखो कमेंट का ऑप्शन होगा यार, नहीं ढूंढ पाए होगे तो कमेंट का ऑप्शन होगा, देखो यार। पूर्ण संख्या लिखिए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। ध्यान क्या रखना है? प्राकृत संख्याएं आपको पता है, ये है प्राकृत संख्याएं, इसमें केवल जीरो को मिला दो आप, इसके अलावा कुछ और नहीं बोल रहा है, केवल प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिलाने बोला है। तो देख सकते हैं सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो होगी। गलतियां बहुत होती है यहां पर। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूंगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। ध्यान रखिए औसत में ये सब बहुत यूज होने वाला है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। एक और प्रश्न बोला, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। सम ऑफ
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। दोनों में अंतर आएगा ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5, इनका योग बोला है तो इनका योग निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं बोला, पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3, पांचवी पूर्ण संख्या 4। इस बार योग निकालूंगा तो क्या आएगा? 10। ये डिफरेंस आ रहा है। तो औसत में प्रश्न लगातार ऐसे मिलेंगे आपको औसत में, तो ध्यान रखेंगे पहली पूर्ण संख्या 0, तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? 4 होगी। समझ आ रहा है? पहली प्राकृत संख्या 1, तो पांचवी क्या होगी? 5। अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो 1 से कहां तक? 25 तक। प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24। ये डिफरेंस आ गया। देखो दोनों के औसत में अंतर आ जाएगा। समझ आ रहा है? यहां पर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? 13। यहां पर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। दिखाऊंगा औसत निकालना, तो ये डिफरेंस आएगा। ये है प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, ये है प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं। पहली पूर्ण संख्या 0, तो 25वीं पूर्ण संख्या 24 बन जाएगा। 15वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 14 होगी। 29वीं प्राकृत संख्या क्या होगी? 29। 45वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? बन जाएगा 45वीं पूर्ण संख्या 44। एक प्रश्न है सिंपल सा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बना लीजिए उसको। सिंपल सा प्रश्न है, ये तो बनना चाहिए। प्रत्येक मतलब एवरी, प्रत्येक मतलब सारी की सारी, एवरी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और दूसरा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ऑप्शन ए, ये तो आसान सा है, ये बनना चाहिए भाई। दोनों संख्याएं पढ़ चुके हैं। बोलो भाई ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट का श्री गणेश तो करो यार, आप लोग तो पहला ऐसा बैच देखा हूं मैं, अभी तक श्री गणेश भी नहीं हुआ इनका कमेंट का। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ ना तो बोलो, शर्माओ मत भाई, चेहरा नहीं दिखेगा आप लोगों का, और नाम मेरे को पता नहीं रहेगा किसका क्या है। अरे डाउट भी आता है कि देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही है। ये देखो अभी तक नहीं आ रहा है यार, बोलो यार, कोई तो कमेंट करो कुछ। 84-85 लोग जुड़े हुए हो यार, क्या कसम खा के रखे हो क्या यार? अरे मोबाइल निकाल के देखो तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी यार? आ रही है? एक आध कमेंट करो तो आ रहा है कि नहीं यार? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमेंट ही नहीं आ रहा है? आखिर भीड़ बच्चे हैं यार। इतना बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हैं यार कमेंट ही लोग। अरे वेट कर रहा हूँ भाई, जल्दी करो। देखो यार आप ही श्री गणेश करो। देखो कुछ हो रहा है क्या? आएगा ऑप्शन ए, बन जाएगा ना ये तो। किसी को ऑप्शन बी में डाउट तो नहीं आ रहा है? कमेंट करके देखो तो यार, देखो क्या पता उनकी थोड़ा आत्मा में कुछ आए कि हम भी करें कमेंट। ये पहला बैच ऐसा है यार, इतने इतने बच्चे जुड़ने के बाद भी। आप ही का है क्या ये? अरे यार एक खुशी जगी थी अंदर से मेरे मन में कि किसी का आया तो। 2 आ गया क्या? एक खुशी जगी थी मेरे अंदर में कि कोई किया है कमेंट। चलो देखो, बाकी लोग भी देख लो भाई ऑनलाइन में। चलिए देखिए, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मतलब एवरी, समझ आ रहा? प्रत्येक मतलब सारी की सारी, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, ये देखिए सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या? बोल सकता हूं ना। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण के अंतर्गत आती हैं, तो सारी प्राकृत संख्याएं, ये देखिए सारी प्राकृत संख्याएं, इन सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या का नाम मैं दे सकता हूं। समझ आ रहा है? तो पहला कथन क्या है? सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक मतलब जितनी पूर्ण संख्या होती है वो सारी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या का नाम दे सकता हूं? 0 को दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है? सारी पूर्ण संख्या को उठाऊंगा तो 0 भी उठेगा, और 0 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है,
तो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को मैं प्राकृत संख्या का नाम नहीं दे सकता, तो सेकंड वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत बन जाएगा। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं बन जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। जैसे ही बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्या, जितनी प्राकृत संख्या आप जानते हो आपके दिमाग में आनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण बोल सकते हैं? बोल सकता हूं ना। सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण बोल सकता हूं। एक पूर्ण है कि नहीं है ना, 2 पूर्ण है कि नहीं है, 3 पूर्ण है कि नहीं है। तो सारी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याओं को जब मैं प्राकृत बोलूंगा तो ये जीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए मैं यहां पर सेकंड वाले कथन को गलत बोल रहा हूं। बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा लिखिए। अच्छा कमेंट आ नहीं रहा था, देखो अभी तो यार, देखो अब कमेंट कर पाओगे। देखो अब लिखो, तीसरी संख्या लिखिए, पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लिखिए। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती है। Integers are the whole numbers which can be negative, zero and positive. Integers are the whole numbers which can be negative, zero and positive. पूर्णांक में सब कुछ आ जाएगा। तो पूर्णांक में सब कुछ आ जाएगा, देख सकते हैं। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। तो पूर्णांक में सब कुछ आएगा, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। समझ आ रहा है? इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो जाएगा शून्य पूर्णांक और ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बनेगा यहां तक। तो 3 संख्याएं हो गई है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इन पे आधारित 2 प्रश्न भी आप देख चुके हैं। तो पूर्णांक संख्या नेगेटिव भी इसमें शामिल हो जाएगा, जीरो भी शामिल हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बनेगा यहां तक। याद कैसे रखेंगे? देखिए बहुत आसान है, तीनों नंबर्स को याद रखना। 1 से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। ये क्या हो गई? प्राकृत संख्याएं। थोड़ा सा पीछे जाइए, जीरो को शामिल कर लीजिए, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। थोड़ा और पीछे जाइए, नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए, नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लिए, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। समझ आ रहा है? तीनों नंबर्स को याद करने का तरीका है, 1 से स्टार्ट करिए, ये क्या हो गई? प्राकृत संख्या। थोड़ा पीछे जाइए, जीरो को मिला लीजिए, तो क्या हो गई? पूर्ण संख्या। थोड़ा और पीछे जाइए, नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए, क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। बन जाएगा। बनेगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए स्टेटमेंट आएंगे, जब प्रश्न करेंगे तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको वहां पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोला यदि n एक जीरो पूर्णांक संख्या है तो आपको पता होना चाहिए n का वैल्यू जीरो ही होगा। यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो n का वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगे जब आप प्रश्न करेंगे तब। और पेडागोजी जब पढ़ेंगे मैथ्स का तो ये बहुत हेल्प करेगा। ये जो प्रश्न आप लोगों को कराया हूं, ये जो नॉलेज है आप लोग जो यहाँ पर देखे हैं, ये सब पेडागोजी में बहुत हेल्प करेगा आपकी। जब पेडागोजी पढ़ेंगे मतलब गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते ही हैं, बाकी पेडागोजी में ये सब जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगी। बनेगा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 संख्याएं हो गई हैं जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे थे। इसमें प्राकृत संख्या हो गई,
पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्णांक में ये तीनों हो गए। दशमलव वाली संख्याएं कहीं पे नहीं आएंगी, अभी तक जो पढ़े हैं, ना तो प्राकृत में आएंगी, ना ही पूर्ण में, ना ही पूर्णांक में। दशमलव वाली संख्याएं अभी तक कहीं पर फिट नहीं बैठेंगी। चलिए अब सम संख्या और विषम संख्या लिखिए। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, ये दो संख्याएं बची हैं, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 की 0? 0 2 -2 सम संख्या है कि नहीं है? है? कोई लोकल बुक पढ़े हो क्या? नहीं, लोकल कोचिंग वाले लिख दिए हैं -2 -4 -6, इनको सम संख्या लिखे हैं वो लोग, इसीलिए डाउट पूछ रहा हूं मैं। ऐसा देखना कुछ है लोकल कोचिंग की बुक छत्तीसगढ़ में ही, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, -2 -4 -6 इनको सम संख्या बोल देते हैं। समझ आ रहा है? उनको ये लगता है कि जो 2 से भाग जाए वो सम है। केवल यही कंडीशन नहीं है कि जो 2 से भाग जाए वो सम है भाई। 2 से भाग जाएगा -2, बिल्कुल जाएगा। -4 जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो कुछ लोकल कोचिंग की बुक उठा के देखना आप, तो आपको दिखेगा कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। बोल क्या रहा है? सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो प्राकृत संख्या 2 पार्ट में टूटा है, सम और विषम में। प्राकृत संख्या जो है 2 पार्ट में टूटा है, सम और विषम में। प्राकृत संख्या के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। ये है प्राकृत संख्याएं जो गिनने के काम में आती है, 1 से स्टार्ट होती है, बहुत सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली है। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें 0 है क्या? नहीं। तो सम और विषम में तो आने का चांस ही नहीं है भाई। इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं क्या? नहीं। तो इसमें तो नेगेटिव नंबर्स आने का कोई सवाल ही नहीं बैठता। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। प्राकृत संख्या में जो जो 2 से भाग जाएगा वो कहलाएगा सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो कहलाएगा विषम। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। समझ आ रहा है? नेगेटिव नंबर्स ना तो सम में आएंगे ना ही विषम में आएंगे। 0 ना तो सम में आएगा ना ही विषम में आएगा। लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। लिख लीजिए 2 4 6 8, ये सब हो जाएगा। सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड बुक ही रिफर करेंगे भाई, स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ेंगे। RS अग्रवाल है, जैसे SD यादव है, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं। RD शर्मा को उठा सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, लोकल कोचिंग की बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसी जानकारी मिलेगी उसमें कि नेगेटिव नंबर्स भी सम संख्याएं होती हैं। बिल्कुल गलत है। सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2। लिख लीजिए विषम प्राकृत संख्या को, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं। 1 3 5 7 ऐसे चलेगा ये। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। तो प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़े हैं। ये प्राकृत संख्याएं, इनको 2 पार्ट में तोड़े हैं। जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। बनेगा यहां तक? तो ये सारी संख्याएं हो चुकी हैं। इन पे 2-3 प्रश्न भी आपने देख लिए हैं। बनेगा यहां तक? चलिए अब लिखिए, इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आ जाइए परिमेय संख्या में। चलिए आप लोग बताइए क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या रैशनल नंबर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या। Q डज नॉट इक्वल टू 0। P Q दोनों इंटीजर, P और Q दोनों नॉन जीरो इंटीजर। P एंड Q दोनों ओनली Q। 2/3 को परिमेय संख्या बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे? 2/3 है। तो 7/4 है कि नहीं? है परिमेय संख्या। अच्छा, -3/2 है कि नहीं? -3/2 है। अच्छा, 0 है कि नहीं?
है? बाकी लोग किसी को लगता है कि नहीं लगता है कुछ, कि कुछ नहीं लग रहा है नहीं है नहीं है, क्या चल रहा है? 0/0/1 लिख सकते हैं, मतलब 0 है परिमेय संख्या कि नहीं, है पूछ रहा हूं, है ना? अरे सब जो पढ़े वो सब परिमेय है अभी तक, समझ आ रहा? अभी तक जो पढ़े वो सब परिमेय है। देखो अभी तक जो पढ़े वो सब परिमेय है, परिमेय का ही तो पाठ अभी तक पढ़ रहे थे आप। सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय। अब सारी प्राकृत संख्याएं ही परिमेय हैं, तो सम और विषम तो परिमेय होगा ही। समझ आ रहा है? अभी तक जितना पढ़े हैं आप सब कुछ परिमेय है। तो 1 2 3 4 सब परिमेय, -1 -2 -3 -4 सब परिमेय, 0 भी क्या है? परिमेय। अरे 0 पूर्ण संख्या में आता है तो परिमेय तो होगा ही, पूर्णांक में भी 0 आता है, परिमेय तो होगा ही। अभी तक जो पढ़े हैं वो सब का सब क्या है? परिमेय है। लिखिए परिभाषा परिमेय संख्या की। चलिए बढ़िया, ऑनलाइन में लिखिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। The numbers which can be represented in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं P/Q का रूप, P/Q का रूप, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या भी आपने पढ़ा था, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स, ये आपने अभी पढ़ा था, ये होता है पूर्णांक संख्या, तो ये आपने पढ़ा है अभी। तो P/Q का रूप जहां P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, एक अपवाद है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो P का मान 2, Q का मान 3, 2 पूर्णांक है क्या? है। 3 पूर्णांक है क्या? है। इसीलिए 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। P का मान 4, Q का मान 7, 4 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसीलिए 4/7 परिमेय है। P का मान 5, Q का मान 1, 5 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, तो 5 को मैं 5 बोलता हूं क्योंकि नीचे में 1 का कोई अर्थ होता नहीं है, तो 5 भी क्या है? परिमेय है। P का मान 0, Q का मान 2, P 0 हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो P का मान 0, Q का मान 2, 0 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, तो 0/2 जिसको मैं 0 बोलता हूं, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। P का मान -3, Q का मान 2, तो -3/2 भी क्या है? परिमेय संख्या। जो लिखना चाहोगे सब परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? अभी तक जो पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत में सम और विषम, पूर्णांक में ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, सब की सब क्या है? परिमेय संख्या। समझ आ रहा है? P/Q का रूप होना चाहिए जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक, और Q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 अगर आ गया तो ये परिभाषित नहीं होता है गणित में, इसीलिए नीचे 0 को छोड़कर जो भी लिखोगे वो सब क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, कुछ अगर बच्चों को डाउट आएगा कि नीचे में 7 माइनस में आ रहा है, तो 4/-7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? लेकिन गणित में जनरली ऐसा लिखा नहीं जाता। गणित में कुछ लिखने का तरीका होता है जिसमें इस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। माइनस साइन को कहां भेज दीजिए? ऊपर। नीचे माइनस साइन अगर लगता है तो आप उसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे हमेशा। गणित का ऐसा रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं होता, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस साइन को ऊपर भेज दिए, तो ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। बन जाएगा यहां तक? तो परिमेय संख्या मतलब P/Q का रूप जहां पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बनेगा? चलिए एक सिंपल सा प्रश्न है, बताइए फिर आंसर आराम से बताना। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। और C नहीं होगा क्या? C और D दोनों होगा?
सोचो, अभी तो पढ़े हैं परिमेय संख्या, क्या आएगा? ऑनलाइन में डी आ रहा है सबका, अभी कमेंट कर रहे हो यार, मतलब कमेंट सेक्शन लग रहा है ऑफ ही कर दिए थे क्या गलती से? ऑप्शन डी, सी नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा सी? क्या बोल रहे हो? अभी आवाज आई मेरे को एबीसी तीनों होगा इसलिए डी बोल रहा हूँ। कौन बोला ये? आप? ये क्या मतलब हुआ यार? एबीसी तीनों होगा इसलिए डी मार रहा हूं मैं। समझ रहा हूँ आपका मतलब, मैं बाकी लोग समझे नहीं है आप क्या बोलना चाह रहे थे। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, इसीलिए आप डी मार रहे हैं। ठीक है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक का मतलब जितना आपके दिमाग में आता है परिमेय संख्या के बारे में सब कुछ ले आओ। तो परिमेय संख्या में क्या क्या था देखो, तो ये सब परिमेय संख्या है ना, ये सब भी परिमेय संख्या है, ये सब भी परिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी तो परिमेय संख्या होती है ना, 2/3 हो गई, 4/7 हो गई, -5/9, -11/13, ये भी तो परिमेय है। ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। ये दिमाग में आया आपके कि 1 2 3 4 ये परिमेय है, ठीक। 0 1 2 3 4 ये भी परिमेय है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब परिमेय है। इनके अलावा ये भी तो परिमेय संख्या है। अब चलिए, ये है सारी की सारी परिमेय संख्या। तो क्या इन सारी की सारी परिमेय संख्या को प्राकृत बोल सकता हूं? कैसे बोल दूंगा यार? क्या इन संख्याओं को, क्या इन सब को प्राकृत नाम दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्या इन सब को पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। आप खुद सोचो ना, क्या इन सब को मैं प्राकृत बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना यार। क्या इन सब को मैं पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्या इन सब को पूर्णांक बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ये पूर्णांक है क्या 2/3? नहीं है ना। 2/3, 2/3 कंप्लीट एक नंबर 2/3। क्या 2/3 पूर्णांक है? नहीं है। क्या 4/7 पूर्णांक है? नहीं है। -5/9, -11/13 क्या ये संख्याएं पूर्णांक है क्या? नहीं है। तो सारी की सारी परिमेय संख्या, ये सारी की सारी परिमेय संख्या, सारी की सारी परिमेय संख्या को ना तो मैं प्राकृत बोल सकता हूं, ना ही पूर्ण, ना ही पूर्णांक। लेकिन ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? आपके सिलेबस में वास्तविक संख्या पढ़ना है आपको, यही तो समझे थे। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब सारी परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक। और सारी अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक। आपके सिलेबस में जो भी है वो सब क्या है? वास्तविक। समझ आ रहा? सी बिल्कुल नहीं होगा आंसर इसका, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन डी के जगह होता इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को ही मारते आप, ऐसा नहीं किसी को मार दो फिर। क्योंकि सारी परिमेय संख्या का मतलब ये सारी, ये देखिए केवल इतना नहीं ना, ये भी तो परिमेय संख्या है। 2/3, 4/7, -5/11 ये सब परिमेय संख्या। तो सारी की सारी परिमेय संख्या, इन सब को प्राकृत नहीं बोल सकते आप। 0 समस्या करेगा, ये समस्या करेगा, ये संख्याएं समस्या करेंगी। इन सारी की सारी संख्याओं को पूर्ण नहीं बोल सकते आप। इन सारी की सारी संख्याओं को पूर्णांक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2/3 पूर्णांक नहीं है, 4/7 पूर्णांक नहीं है। अलग अलग थोड़ी बोल रहा हूं कि 4 और 7, 4/7 पूर्णांक है क्या? नहीं। 2/3 पूर्णांक है क्या? नहीं, लेकिन परिमेय तो है। तो सारी परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक। वास्तविक बन जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और संख्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अपरिमेय संख्या। कल इसके बारे में कुछ कुछ बात किया था, याद है? थोड़ी सी बातचीत किया था। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये उसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, हाँ क्या बता रहे हैं? शाबाशी दे दो उनको यार। ठीक है, सही तो है। वाइवा में अपन ऐसे ही तो आंसर देते थे। वाइवा में अपन ऐसे ही तो आंसर देते थे ना यार। आप मुझसे पूछे अपरिमेय क्या है, मैंने बोला जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। मैंने बोला 2 क्या है, तो आप बोले जो 3 नहीं है वो 2 है। जो 1 नहीं है वो 3 है। ठीक है, वही परिभाषा है यार। जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। मतलब जिसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है। जो परिमेय नहीं है वही तो अपरिमेय है। कहने का मतलब जिसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। अब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे फिर? दशमलव में, मतलब 2.5 अपरिमेय हो गया। √2, √2 क्या है?
अपरिमेय, ठीक जा रहे हो, लिख लो ठीक। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। सामान्यतः ध्यान रखिएगा, जनरली represented in the form of square root. The numbers which cannot be represented in the form of P by Q, they are generally represented in the form of square root. इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, ये सब क्या है? जनरली वर्गमूल के रूप में ही परिभाषित करते हैं। बाकी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। जनरली इसीलिए बोला हूं सामान्यतः, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10। एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, वर्गमूल 4 को आप अपरिमेय बोलोगे क्या? वर्गमूल 9 को आप अपरिमेय बोलोगे क्या? वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, इन सब को आप अपरिमेय मत बोल देना। वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2, वर्गमूल 9 का मान 3, वर्गमूल 16 का मान 4, वर्गमूल 25 का मान 5, ये सब संख्याएं क्या हैं? परिमेय। गलती मत करना भाई, ये सब संख्याएं क्या हैं? परिमेय हैं। समझ आ रहा है? वर्गमूल 4 परिमेय संख्या बोलना, वर्गमूल 9 परिमेय संख्या, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। पाई क्या है? अब कल जो आए थे उनको तो पता है अपरिमेय ही है, क्योंकि 22/7 इसका वैल्यू होता है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अच्छा, बहुत ज्ञान हो गया आपको। ठीक बोल रहे हो। कल बढ़ाया था ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं। समझ आ रहा है? कल इस पे बातचीत किया था, थोड़ा सा बता रहा हूं बस। अगर पाई का वैल्यू 22/7 होता ना तो आपको इसको परिमेय बोलना पड़ता था, क्योंकि P बटे Q का रूप हो गया ये। समझ आ रहा है? जब वर्गमूल 4 का मान 2 हो रहा है तो आप वर्गमूल 4 को परिमेय बोल रहे हो, वर्गमूल 9 का मान 3 हो रहा है तो वर्गमूल 9 को परिमेय बोल रहे हो। उसी प्रकार पाई का मान यदि 22/7 होता तो पाई को क्या बोलना पड़ता? परिमेय। लेकिन पाई एक्चुअल में क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का एक्चुअल मान होता है 3.14159, चलते रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चलेगा। जबकि 22/7 करने पर यह प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। 22/7 करके देख लेना आप, समझ आ रहा है? 3.14 तक मैच खाएगा, उसके बाद डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14159, बताया था। इसी वैल्यू के तहत तो पाई दिवस मनाते हैं 4 मार्च को 1:59 पर, 1:59 पर ये पाई दिवस मनाते हैं। 14 मार्च 3.14 से क्या आया है? 14 मार्च 1:59 पर पाई दिवस मनाते हैं आप। तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। 22/7 करोगे तो ये मिलेगा आपको 3.14, क्या था? 3.14 2857 था ना, ये था क्या? 22/7 करके देख लेना आप, 22/7 करके देखो क्या मिलता है। एक बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं, 22/7 करके देखिए क्या मिलेगा आपको। देखिए 22/7 करिए, 3.142857 यही आता, देखिए। इसके बाद फिर से आएगा 142857, 142857 ये आएगा। 22/7 करने पर ये मिलेगा आपको 3.142857, 142857, 142857। लेकिन मैं बोल रहा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14159, चलते रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पर डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि यहां पर डेसिमल के बाद क्या हो गया? रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। 142857 का यहां पर पुनरावृत्ति चालू हो जाएगा। 142857, 142857, 142857, ये डिफरेंस आता है 22/7 में और इस वैल्यू में। डिफरेंस क्या है वही समझा रहा हूं, बहुत मेजर डिफरेंस है। क्योंकि इसको आप बोल देंगे आवर्ती, रिकरिंग
पढ़ाऊंगा आगे चलकर, और इसको आप बोल देंगे अनावर्ती, नॉन रिकरिंग बोल देंगे। ये डिफरेंस आता है। आप बोलेंगे क्या डिफरेंस हो गया सर? तो इसको बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिकरिंग, पढ़ाऊंगा कल इसको। इसको बोलते हैं अनावर्ती, मतलब नॉन रिकरिंग। ये डिफरेंस आ जाता है। तो 22/7 का वैल्यू होता है 3.142857, 142857, मतलब इसका पुनरावृत्ति चालू हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। जबकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू में आप देखेंगे तो पुनरावृत्ति नहीं होता है, 14159 अलग 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 करते करते चलते रहेगा। वर्गमूल 2 का मान निकाल के देखना आप कैलकुलेटर में, 1.41421356 चलते रहेगा चलते रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चलता है। समझ आ रहा है? विदाउट रिपीटेशन चलता है। मैं अपरिमेय संख्या उसी संख्या को बोलता हूं जिसको जब मैं दशमलव में कन्वर्ट करूं, जिसको जब मैं दशमलव में कन्वर्ट करूं तो चलता रहे और विदाउट रिपीटेशन चलता रहे। समझ आ रहा है? विदाउट रिपीटेशन चलता रहे, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आप अगर देखा जाए तो देखिए 7/3 क्या आएगा? ये 7/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे, परिमेय संख्या है ये, 7/3 क्या है? परिमेय संख्या। ये देखिए क्या आएगा? ये 2.33333। समझ आ रहा है? तो जो आवर्ती की बात कर रहा हूं ना मैं, दशमलव के बाद रिपीटेशन पकड़ लेता है, वो परिमेय संख्या में बैठता है। ये देखिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, दशमलव के बाद रिपीटेशन पकड़ लिया है, पकड़ने दो। ये देखिए 7/3 क्या है? परिमेय संख्या, दशमलव के बाद रिपीटेशन पकड़ लिया है, पकड़ने दो। अपरिमेय संख्या में उसी संख्या को बोलूंगा जिसको जब मैं दशमलव में कन्वर्ट करूं तो कभी खत्म ही ना हो, चलता रहे और बिना रिपीटेशन के चले। वर्गमूल 2 का मान निकाल के देखना आप कैलकुलेटर में, 1.41421356 चलते रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चल रहा है। वर्गमूल 3 का मान निकाल के देखना, 1.7321 चलता रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चलेगा। ये समझ आ रहा है? तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिनको जब मैं दशमलव में कन्वर्ट करूं तो ये विदाउट रिपीटेशन चलते रहे, खत्म ही ना हो। तो पाई के साथ वही बात होती है, इसीलिए पाई क्या है? अपरिमेय। अब आप बोलेंगे 22/7 क्यों लेते हैं बचपन से? फिर तो 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं आप। पाई का वैल्यू 22/7 लगभग लेते हैं, क्योंकि गणित का ये नियम है कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंकों तक शुद्धतम रूप देखा जाता है। जनरली आप देखे होंगे दशमलव वाले प्रश्नों में भी गणित का ये नियम रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक उठा लीजिए बस। तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक पाई का मान क्या है? 3.14, और 22/7 भी क्या देता है? 3.14। इसीलिए पाई का अप्रोक्सीमेट मान क्या लेते हैं आप? 22/7 या 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। कल बताया भी था ये वैल्यू कहां से आता है, ये पाई कहां से पैदा हुआ है, ये भी समझाया था। बताइए डाउट क्या आपका? हो गया? इस बात को मैं और कल बताता आपको, आवर्ती अनावर्ती जब पढ़ाता तो। रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग बोलते हैं उसको। समझ आ रहा है? मतलब जो रेक्यूरिंग होता है आवर्ती, परिमेय संख्या का होता है वो, जबकि जो अनावर्ती होता है नॉन रेक्यूरिंग, वो अपरिमेय संख्या का होता है। जितनी अपरिमेय संख्या होती हैं उनको जब आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा चलते रहेगा दशमलव के बाद, कभी खत्म ही नहीं होगा और बिना रिपीटेशन के चलता रहेगा वो। ये हमेशा अपरिमेय संख्या में होगा ही। जबकि परिमेय संख्या देखो 5/2 क्या आएगा? ये 2.5। परिमेय संख्या में खत्म भी होता है और खत्म नहीं भी होता है, लेकिन खत्म नहीं होता है तो फिर रिपीटेशन के साथ खत्म नहीं होता है। समझ आ रहा है? परिमेय संख्या में देखिए 5/2 परिमेय संख्या है, दशमलव में बदला कितना आया? 2.5। 7/3 परिमेय संख्या है, दशमलव में बदला तो क्या आया? 2.3333, चलते रहेगा। तो परिमेय संख्या में दशमलव के बाद खत्म भी होता है और नहीं भी खत्म होता है। नहीं खत्म होता है तो रिपीटेशन जरूर पकड़ता है। अगर रिपीटेशन नहीं पकड़ा, खत्म नहीं हो रहा है, तो वो कंफर्म क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल के देखना। वर्गमूल 2 करना, खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चलता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14159। कहां से आया? बताया था, कोई भी सर्कल बना लो, कोई भी सर्कल, वृत्त, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, किसको बोलते हैं? परिधि। इसको बोलते हैं परिधि, आप इसको बोलते हैं परिधि, इसी को बोलते हैं ना परिधि, सरकमफ्रेंस। कोई भी सर्कल बनाओ,
उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या, व्यास, क्या होता है व्यास, केंद्र से होते हुए ऐसे मिला दो एक छोर से दूसरे छोर को, ये होता है व्यास। तो किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है। कैसा भी वृत्त बनाओ, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, कैसा भी वृत्त बना लो, उस वृत्त का जब परिधि और डायमीटर, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेना और इंस्ट्रूमेंट से उसका परिधि को देखना कितना आ रहा है, समझ आ रहा है, और उसका व्यास कितना आ रहा है, परिधि बटा व्यास करना, यहां पर जो प्राप्त होगा वही यहां पर प्राप्त होगा, वही यहां पर प्राप्त होगा, वही यहां पर प्राप्त होगा। तो जब सेम रहता है कोई डेटा तो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट वैल्यू कितना आता है, 3.14159 चलते रहेगा चलते रहेगा। तो हर बार यही आएगा, इस वृत्त में सी बटा डी करो यही आएगा, इस वृत्त में सी बटा डी करो यही आएगा, इस वृत्त में सी बटा डी करो यही आएगा, इस वृत्त में सी बटा डी करो यही आएगा। अब जब सेम वैल्यू आता है हर बार तो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। और गणितज्ञों ने इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दे दिया, समझ आ रहा है, गणितज्ञों ने इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दे दिया, पाई। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है। यहीं से तो देखो सरकमफ्रेंस, परिधि का फॉर्मूला बनता है, परिधि का फॉर्मूला क्या बने पढ़े हैं, 2 पाई आर पढ़े हैं ना, परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, कुछ तो पता होगा। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर कहां से बना, देखो सी बटा डी बराबर पाई, तो डी मतलब 2 आर ना, डी मतलब क्या 2 आर, इतना बेसिक मान के चल रहे हो पता होगा। डी मतलब 2 आर का पाई में मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 2 पाई आर, समझ आ रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7, ये बहुत बेसिक सी बात थी, किसी बच्चे को पता नहीं होती है। मन में डाउट आना चाहिए ना यार कि पाई का वैल्यू 22/7 लेते हो फिर भी अपरिमेय बोलते हो उसको, ये कैसा लॉजिक है फिर आपका पढ़ाने का। अगर कोई आपको ऐसा पढ़ा रहा है कि पाई अपरिमेय है तो उसको सवाल करो उससे, एक साइड बोलते हो पाई का वैल्यू 22/7 है और दूसरे साइड बोलते हो अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 का मान 2 होता है तो वर्गमूल 4 को परिमेय बोल देते हो, वर्गमूल 9 का मान 3 होता है तो वर्गमूल 9 को परिमेय बोल देते हो, और एक साइड पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो पाई को अपरिमेय बोल रहे हो। ये क्या लॉजिक है पढ़ाने का, तो सवाल उठने चाहिए आप लोग के। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है, ये कल भी बताया था, क्लियर हुआ यहां तक। तो अपरिमेय मतलब दशमलव के बाद चलता रहेगा विदाउट रिपीटेशन चलेगा। कल करूंगा इसको और क्लियर, आवर्ती अनावर्ती पढ़ाऊंगा कल, यहां तक बनेगा पूरा। तो अपरिमेय संख्या में याद रखेंगे वर्गमूल के रूप में जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में पाई भी क्या है, अपरिमेय बनेगा। यहां तक 1-2 प्रश्न फटाफट बन जाएंगे। देखो वर्गमूल 2 के बारे में सही कथन का चयन करें, आराम से सही कथन का चयन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। यहां तक पढ़ के आना, इसी के जस्ट आगे लिंक करूंगा कल, दशमलव वाली संख्याएं बताऊंगा आपको, दशमलव वाली संख्याएं यहां पर आएगा, देखना शांत और अशांत, शांत और अशांत, कल पढ़ाऊंगा इसको। शांत का मतलब परिमित, अशांत का मतलब अपरिमित। इसी में 2 टाइप का अशांत होता है, एक होता है आवर्ती, रिपीटेशन पकड़ लेता है जो, और एक होता है अनावर्ती, विदाउट रिपीटेशन चलता है। अशांत मतलब कभी शांति नहीं होगा, चलता रहेगा। 2 टाइप का, रिपीटेशन के साथ चलेगा और विदाउट रिपीटेशन चलेगा, कल पढ़ेंगे इसको, बन जाएगा। यहां तक नोट्स बनाइए प्रॉपर, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, कहीं पर रटने वाली बात नहीं आएगी, इसको कल पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पीपीटी तो मिलता ही डेली, बन जाएगा। यहां तक इतना पढ़ के आइए, कल देखते हैं। कहीं पे रटने वाली बात नहीं आएगी, देखना पूरे मैथ्स में कहीं पे नहीं आएगी, इस बात का मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, कहीं पे रटने वाली बात मैथ्स में नहीं आएगी आपको, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि रट के आगे बढ़ा दिए हैं, रटने बोल दूंगा कि रट लीजिए आगे बढ़ते हैं इसको, ऐसा कहीं पे नहीं आएगा। देखिए 2 महीना में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैथ्स कहां से कहां हो गया है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैथ्स आपको 2 महीना में दिखेगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जो बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा अवधारणा बनी हुई है कुछ बातों की, ये होता है, ये होता है, कुछ चीजें हैं जो गलत पढ़े हैं अपन, उनको भी ठीक करेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे एकदम।